नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं असम में आई हुई बाढ़ की। असम में बाढ़ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो बाढ़ आई हुई है दोस्तों, वो बाकी वर्षों में आई हुई बाढ़ से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने की इसके अंतर्गत संभावनाएं हैं। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को दे देता हूं। एमपीपीएससी 2027 के लिए हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज यहां पर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें प्रॉपर तरीके से आप लोगों के टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों के इवैल्यूएशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और टेस्ट का डिस्कशन भी करवाया जा रहा है। यहां पर मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इट मींस कि अगर मेंस में आप लोग कहीं पर आंसर में गलती कर रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग आंसर्स को लिख सकते हैं ताकि बेहतर आप लोग आंसर्स को बना पाए। आइए बात कर लेते हैं हम लोग असम में आई हुई दोस्तों बाढ़ की। यहां पर देखें तो ये इतनी भयावह बाढ़ थी, आप देखेंगे कि इसमें 7 लाख से ज्यादा लोग यहां पर प्रभावित हुए हैं। 850 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हुए हैं। 12 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है दोस्तों। 80 से ज्यादा लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। 1.5 लाख ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कि अभी रिलीफ कैंप के अंतर्गत हैं और 4000 से ज्यादा लोगों को इसमें अभी तक बचाया जा चुका है। ये बहुत ही भयावह बाढ़ है दोस्तों, और इस तरीके की बाढ़ अभी तक असम के अंतर्गत नहीं आई हुई थी। इस बाढ़ के आने के पीछे क्या कारण थे, इन सब बातों पर आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो शिवसागर, उसके बाद चराईदेव, जोरहाट और नजीरा दोस्तों यहां पर रहे हुए हैं, और इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपको ये बाढ़ देखने को मिली। और ये क्षेत्र हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ये क्षेत्र हमें असम के नॉर्थ में इस लोकेशन के ऊपर देखने को मिलते हैं। साधारणतः जो होता है यहां पर इस तरीके की परिस्थिति नहीं बनती, लेकिन इस वर्ष जो ये परिस्थिति बनी हुई है वो एकदम बिल्कुल अलग तरीके की परिस्थिति यहां पर बनी हुई है। अब बात यहां पर आती है कि क्या इसके पीछे मुख्य कारण रहा है इस भयावह बाढ़ के पीछे। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहां पर देखें तो 18 और 19 जुलाई के बीच में असम के ऊपर यहां पर जो नागालैंड का एक क्षेत्र है दोस्तों, जिसे मोकोकचुंग कहते हैं, यहां पर और साथ ही साथ असम के चराईदेव में सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश देखी गई, जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है कि चराईदेव में देखेंगे तो दोस्तों सामान्य से 450% के आसपास ज्यादा बारिश देखी गई, और मोकोकचुंग जो कि नागालैंड के अंतर्गत है वहां पर लगभग 500% अधिक बारिश देखी गई, जो कि सामान्य से अधिक थी। अब जब इतनी ज्यादा बारिश हुई दोस्तों, तो इस ज्यादा बारिश के कारण उस क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी में पानी काफी ज्यादा हो गया और उसके कारण यह बाढ़ की स्थिति बन गई। लेकिन क्या ये एक ऐसा कारण है जिसके पीछे इतनी बड़ी और इतनी भयावह बाढ़ असम के अंतर्गत आई हुई है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे और भी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे और भी ऐसे कई कारण हैं जिन्होंने कि इस बाढ़ को भयावह यहां पर बना दिया है। अब बात यहां पर भी आती है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि ये क्या बादल फटने की घटना थी, क्या ये क्लाउड बस्ट का एक इवेंट था जिसके कारण इतनी भयावह यहां पर बाढ़ आई हुई है? तो अगर मैं क्लाउड बस्ट की यहां पर परिभाषा की बात करूं तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लाउड बस्ट जो है उसका यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश एक ही जगह पर हो जाती है या कुछ 1 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्लाउड बस्ट कहते हैं। लेकिन यह घटना क्लाउड बस्ट के कारण नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नागालैंड का जो वो क्षेत्र था, जो हमें अभी बात की हुई दोस्तों, वहां पर 9 घंटे में 137 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की गई थी। तो इसका मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो बादल फटने की घटना तो नहीं थी, क्लाउड बस्ट का तो कोई इवेंट यहां पर नहीं हुआ था। लेकिन ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बारिश यहां पर हुई है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा हुई थी, इसीलिए यहां पर यह स्थिति बन गई थी। तो क्लाउड बस्ट तो दोस्तों यही नहीं था, लेकिन इतनी भयावह बाढ़ यहां पर किस परिस्थिति से बन गई उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और यह भी देखते हैं कि इस तरीके की ज्यादा बारिश यहां पर क्यों हो रही है। ज्यादा बारिश होने के पीछे का यह कारण है दोस्तों कि यहां पर देखेंगे तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में क्या परिस्थिति बनती है कि बंगाल की खाड़ी से जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून कुछ इस तरीके से आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून इस तरीके से आता है, तो फिर ये जो असम की घाटी है, इस असम की घाटी के अंदर वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? देखिए, यहां से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और फिर यहां पर देखेंगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर के हिल्स, मिजो हिल्स, और इन सब हिल्स के बीच में यहां पर क्या हो जाता है? वो ट्रैप हो जाता है। पूरा का पूरा मॉनसून विंड यहां पर ट्रैप हो जाता है। इट मींस के जो यहां पर नमी आई हुई है वो
वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में यहां पर बारिश होती है। तो ये एक कारण है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के असम घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत काफी ज्यादा बारिश होने का। ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हम लोग यहां पर फनल या टनलिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आगे चल करके आप लोगों के ऊपर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग इस तरीके से दे सकते हैं। आगे की बात करते हैं, तो क्या जो ज्यादा बारिश हुई है वही एक कारण था उस क्षेत्र के अंतर्गत इतनी भयावह बाढ़ आने का? नहीं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जिसके कारण इस तरीके की भयावह बाढ़ आई हुई थी। उसमें से यहां पर देखें तो एक मानवीय गतिविधि यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस मानवीय गतिविधि के कारण यहां पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी। अब डेवलपमेंट के कारण वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटने के कारण एक अलग तरीके की परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट के अंदर समझ में आ रही है। और वो ये हो रहे दोस्तों कि यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है, पेड़ के काटने से जो जल भूमि के अंदर जा रहा था, जड़ की रूटों के साथ में वो भूमि के अंदर जा रहा था, वो भूमि के अंदर नहीं जा रहा है, वो सतह के ऊपर ही फ्लो होने लग गया है, फ्लो होने लग गया है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इनफिल्ट्रेशन जो है वो कम हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है भूमि के अंदर पानी कम जा रहा है और ग्राउंड वाटर के साथ में पानी बहुत ही कम मिल रहा है। इसकी जगह अधिक रन ऑफ हो रहा है, मतलब पानी गिरने के साथ ही ज्यादा बह रहा है और बहने के बाद में वो कहां पर मिल जाता है? नदियों के अंदर मिल जाता है और नदियों के अंदर मिलकर के नदी के जल स्तर को वो खतरे के निशान से ऊपर कर देता है, जिसके कारण बाढ़ की काफी ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। और ये परिस्थिति इस बार असम की बाढ़ के अंतर्गत दोस्तों हमें देखने को मिलती है। देख लीजिए, इसके कारण क्या होता है, नदियां तेजी से भर जाती हैं और बाढ़ का खतरा यहां पर बढ़ जाता है। तो ये एक कारण हो जाता है अभी वर्तमान समय में नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस तरीके की भयावह बाढ़ आने का। एक कारण और यहां पर देखा जा रहा है दोस्तों, विकास के साथ साथ यहां पर खनन की चीजें भी काफी ज्यादा मात्रा में की जा रही हैं। जब खनन होता है तो उस क्षेत्र की मिट्टी ढीली हो जाती है और मिट्टी जब ढीली हो जाती है और उसके ऊपर पानी गिरता है तो मृदा अपरदन होता है और मृदा अपरदन होता है मतलब कि सॉइल इरोजन होता है। और सॉइल कहां पर आ जाती है? नदी के अंदर आ जाती है, जिससे नदी की जो वैली है, नदी की जो घाटी है वो क्या हो जाती है? वो उथली हो जाती है, वो गहरी कम बचती है। अब जब नदी के अंदर उस नदी में पानी आएगा तो सीधी सी बात है, कम पानी में भी नदी का पानी जो है वो उसके मेन घाटी से बाहर की तरफ जाएगा, जिसके कारण बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये यहां पर एक और अन्य कारण हो रहा है मानवीय गतिविधि के कारण, जिसके कारण इस बार यहां पर भयावह बाढ़ की स्थिति दोस्तों बन गई है। यहां पर देखेंगे सारी चीजें यहां पर क्लियर लिखी हुई है। तो नदी के तलछट के अंतर्गत दोस्तों क्या हो जा रहा है, काफी ज्यादा जो है यहां पर मिट्टी आ जा रही है, जो कि नदी के जल स्तर को कम जल के अंदर ही काफी ज्यादा बढ़ा दे रही है और नदी का जल जो है वो घाटी से बाहर जाकर के बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए कि इसमें एक और बहुत बड़ा कारण बना है इस बार, वो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ज्यादा पानी का आना। क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ज्यादा बारिश के कारण ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन उसकी जो सहायक नदियां थी, सहायक नदियों की बात करेंगे तो यहां पर देखो इसके अलावा दिसांग के अलावा धनसरी, ये जो नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही हैं, तो यहां पर एक अजीब सी घटना देखने को मिली है। उस घटना को हम लोग कह रहे हैं दोस्तों यहां पर बैक वाटर प्रभाव या बैक वाटर इफेक्ट। क्या होता है बैक वाटर प्रभाव या बैक वाटर इफेक्ट, जिसके कारण इस बार ज्यादा भयावह हो गई है असम की यह बाढ़। यहां पर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत तो दोस्तों ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पानी आ रहा था, क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, उसका जो सामान्य जल स्तर था उससे काफी ऊंचा उसका जल स्तर था। धनसिरी की बात करें, दिसांग की बात करें, दिखो नदी की बात करें, तो इन नदियों के अंतर्गत भी माइनिंग तथा साथ ही साथ वनों के कटाव के कारण ऑलरेडी इनकी घाटियां क्या हो गई थी, उथली हो गई थी, मतलब इनकी घाटियां कम गहरी बची थी। जब इनके अंतर्गत भी ज्यादा पानी आ गया तो इनका पानी जब कहां पर आया, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने के लिए आया। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ऑलरेडी ज्यादा पानी था दोस्तों, जो कि अपने सामान्य जल स्तर से ऊपर से बह रहा था, इसलिए इन नदियों का पानी ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत नहीं मिल पाया। इन नदियों का पानी जो कि यहां से आना चाहिए था दोस्तों, इस जगह पर आना चाहिए था, इस जगह पर आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। इसके जगह पर कौन सी घटना हो गई, पानी जो है वापस कहां लौट गया, बैक में लौट गया। पानी वापस कहां लौट गया दोस्तों, बैक में लौट गया। पानी वापस कहां लौट गया, बैक में लौट गया। और इन निचले स्थानों में यहां पर इन निचले स्थानों के अंतर्गत पानी भर गया, जिसके कारण यह भयावह बाढ़ की स्थिति बनी। तो ये और एक कारण यहां पर समझ में आ रहा है इस बार, जो कि ब्रह्मपुत्र के
अंदर ज्यादा पानी के कारण हुआ है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, बैक वाटर इफेक्ट दोस्तों। ये भी इस बार वहां पर हुआ है जिसके कारण इतनी भयावह बाढ़ असम के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब यहां पर बात आती है कि इस तरीके की बाढ़ का हम लोग समाधान क्या निकाल सकते हैं। इस पर अगर हम लोग यहां पर डिस्कशन करें तो समाधान हो सकता है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें वनीकरण करना चाहिए। अगर हम लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ों के कारण जो पानी है वो कहां चला जाएगा, वो जमीन के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड वाटर के साथ में वो मिल जाएगा, मतलब कि इन्फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाएगी और जो जल सतह के ऊपर ज्यादा बह रहा है वो कम हो जाएगा। सतह के ऊपर जल कम बहना हो जाएगा तो उसके कारण नदियों के अंदर कम पानी जाएगा, नदियों के अंदर कम पानी जाएगा तो उसके कारण नदियों के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा मिट्टी जा रही थी पानी के माध्यम से वो मिट्टी भी कम जाएगी, जिससे नदियों की नदी घाटी जो है जो उथली हो रही थी, जो कि कम गहरी बच रही थी, वो गहरी ही बचेंगी। तो एक ये इसका हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि एक ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है कि खनन एवं पहाड़ियों की कटाई पर हमें नियंत्रण लगाना चाहिए, क्योंकि खनन एवं पहाड़ियों की कटाई के कारण मिट्टी वहां की ढीली हो जाती है और जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी मिट्टी नदियों के अंदर चली जाती है, नदी घाटी को वो कम गहरी कर देती है, जिससे नदी घाटी में कम जल आने के बावजूद भी वहां से नदी से बाहर पानी चला जाता है और बाढ़ की स्थिति बनती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्षेत्र के अंदर जो माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है दोस्तों, उन माइनिंग एक्टिविटीज को हमको कम करना पड़ेगा। इसके बाद आर्द्र भूमि एवं प्राकृतिक जल निकासी तंत्र का हमको वहां पर संरक्षण करना पड़ेगा। उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी वेटलैंड्स हैं दोस्तों, सबका हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वेटलैंड्स क्या होते हैं, ये जल को स्टोर करके रख लेते हैं, जल को सोख करके रख लेते हैं, जिसके माध्यम से जो एक्स्ट्रा जल होता है वो नदियों में नहीं जा पाता है और नदियों के अंदर जल स्तर खतरनाक स्तर से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। इसलिए उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे आर्द्र भूमियां हैं, जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, उन सबको हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन लेकर के यहां पर चलना है। इसके बाद नदियों का वैज्ञानिक डिसिल्टेशन करना है। इसका मतलब है नदियों के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा जो है मिट्टी चली गई है, एक्स्ट्रा जो सिल्ट नदियों के अंतर्गत जा चुका है, जिसके कारण नदियों की घाटी उथली हो गई है, कम गहरी बची हुई है, उनको अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा मिट्टी को नदी की घाटियों से निकालना पड़ेगा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि यह काफी महंगा काम हो सकता है, लेकिन अगर हमें नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ से बचाना है तो इस तरीके के एक्स्ट्रा पैसा लगने वाली कुछ चीजों को हमको यहां पर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे वहां जो लोग रह रहे हैं वो इसी तरीके से हर साल प्रभावित होते रहेंगे। इसके अलावा बाढ़ के मैदान का क्षेत्रीकरण एवं ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आवास निर्माण करना। इसका मतलब यह हो जाता है दोस्तों कि हमें असम और उसके आसपास के इलाकों को एक तरीके से चिन्हित करना पड़ेगा कि कहां पर जो है हर साल बाढ़ आ रही है, उस क्षेत्र को हमें प्रॉपर तरीके से मैपिंग करनी पड़ेगी। और अगर उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी लोग रह रहे हैं तो उनको बोलना पड़ेगा कि भैया आप अगर इस क्षेत्र के अंदर घर बना रहे हो तो आपको अपने जो घर बना रहे हैं वो बिल्कुल सतह के ऊपर आपको घर नहीं बनाने हैं, सतह से कम इतनी हाइट के ऊपर आपको घर बनाने पड़ेंगे। आपको थोड़ी सी जो है हाइट लेनी पड़ेगी घर को बनाने के लिए, थोड़ी सी नहीं, मतलब ये है कि वहां पर एक एक्सट्रीम कंडीशन लेकर के चलो कि अगर इतनी बारिश हो जाती है तो जल स्तर इतना बढ़ जाएगा, उस स्तर के ऊपर ही आप अपना घर बनाओगे, उससे नीचे आप अपना घर नहीं बनाओगे। इस तरीके की गाइडलाइंस वहां पर जारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो है, हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, उसको बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, उसके माध्यम से काफी अच्छे तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर किया जा रहा है, लेकिन इस बार इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि हम लोग उन सब चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएं और समझ करके उस क्षेत्र के लोगों को बचा पाएं। तो यहां पर हमें थोड़ा सा और आगे निकल करके थोड़ा और पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहां पर जारी करना पड़ेगा या उसको मजबूत करना पड़ेगा, जिससे थोड़े समय पहले हमें इस बात की जानकारी मिल जाए कि हां बाढ़ जैसी कंडीशंस बन सकती है, जिससे जिला प्रशासन को वहां पर अलर्ट कर दिया जाए और जिला प्रशासन के अलर्ट होते ही वहां पर तुरंत जिला प्रशासन उस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण से संबंधित एक्टिविटीज को तुरंत जो है बिल्कुल एकदम द्रुत गति से स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके के चीजों को दोस्तों हमको यहां पर अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही शानदार तरीके से बाढ़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके का लगा है, जरूर इस वीडियो के कमेंट में आप लोग इस बात को बता दीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि असम की बाढ़ से प्रभावित है तो वो भी जरूर हमें बताएं कि वहां पर किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है और साथ ही साथ वहां पर आप लोगों का जीवन किस तरीके से चल रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी तरीके के जानदार शानदार जो वीडियोस हैं उनको मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा और जरूर इस जो है चैनल को आप लोग फॉलो करिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।